प्रोटिस्ट ब्लॉक इंडिया। तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा में इस बात को समझा कि प्रोटिस्ट ब्लॉक ये ग्लोबल शब्द है, ग्लोबल नाम है। पूरे दुनिया में जहां कहीं भी पार्टी हमारी होगी या हमारे विचारधारा से मेल रखने वाले जो भी होंगे, नैतिकवान होंगे, हम ग्लोबल बात कर रहे हैं। और जब हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो हम इसमें इंडिया लगा रहे हैं, मोटा मोटी हम यही समझे अभी तक। तो जब हम इंडिया में हैं और इंडिया में बात कर रहे हैं तो एक बार हमारे साथ जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अब हम चलते हैं उस पड़ाव की ओर जो हम लोगों में कमी है कि पीवीआई कैसे राजनीति में अपने विचारधारा को प्लांट करे और सत्ता में आए। कोई भी पार्टी अपने विचारधारा से ही सत्ता में जाती है। बिना विचारधारा का कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं जा सकती है। इस बात को एकदम गांठ बांध लेना होगा। तो अगर हम इस बात को गांठ बांधते हैं तो हम अपने विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना होगा। जब तक हमारे विचारधारा से आम आवाम अवगत नहीं होंगे तब तक उनका रुझान, झुकाव, चाहत हम पर बनेगा नहीं। तो सबसे पहला काम जो करना है पार्टी को स्थापित करने के लिए पूरे देश और ग्लोबल स्तर पर, तो सबसे पहले एक हमको मीडिया सेल का गठन करना होगा और पार्टी के विचारधारा का जो कंटेंट है, जो आइडियोलॉजी है, हम जो करना चाहते हैं, जो समाज को देना चाहते हैं, उसको कम शब्द में कोटेशन बना करके, कोट कर करके हम उसको पब्लिश करें सोशल मीडिया में, पब्लिक प्लेटफॉर्म में। तो उसके लिए एक मीडिया सेल का गठन करना जरूरी है। मीडिया सेल का एक और काम होता है कि जो हमारी पार्टी या हमारे पार्टी के वर्कर जो सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं उसका भी एडवर्टीजमेंट करें। उससे भी हमारी पार्टी का पहुंच होता है। तो एक तो गठन करने की आवश्यकता है मीडिया सेल का। सबसे पहले मीडिया सेल का गठन करें। इसके अलावे हम लोगों के दिल तक अपनी जगह बनाने के लिए और भी सेल का गठन करें। उसमें एक एजुकेशन सेल बनाइए, एक मेडिकल सेल बनाइए, एक लीगल सेल बनाइए, एक इकोनॉमिकल सेल बनाइए और एक जो बहुत जरूरी सेल है वो प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन सेल कि समाज में क्या क्या समस्याएं हैं और किन किन समस्याओं पर हमको चोट करना है, जो अछूता है, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए एक सेल का गठन कीजिए। उनका काम रहेगा कि अमुक अमुक सेक्टर में, अमुक अमुक क्षेत्र में यह समस्या व्याप्त है जिस पर सरकार का पैनी नजर नहीं है, इस पर पीवीआई अपना मंतव्य दे या एक्शन करे। अब जब यह सेल का आप गठन करते हैं तो मान लीजिए हम एजुकेशन सेल बनाते हैं तो सरकारी व्यवस्था में जो विद्यालय चल रहा है, कॉलेजेस चल रहे हैं, यूनिवर्सिटियां चल रही है, जब हमारा सेल के पदाधिकारी का गठन हो जाएगा तो वो वहां विजिट करने का काम करेंगे। और जब वहां विजिट में जाएंगे तो उनकी अच्छाई और कमियां दोनों हमारे सामने आएगी। अगर कमी है वो भी हमारे सामने आएगा और अच्छाई है तो दोनों भी सामने आएगा। अगर अच्छाई है, उनमें अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनको धन्यवाद देंगे, तब वो हमारे साथ आएंगे, उनका हौसला अफजाई होगा, उनको हम हौसला अफजाई करेंगे और उनका विश्वास हम पर जगेगा। अगर कमियां हैं तो 10% हो सकता है कि हमारे विरुद्ध हो जाएं। हम जब उस पर फोकस करेंगे, एक्शन करेंगे तो 10 टीचर विरुद्ध हो सकते हैं, लेकिन वहां पढ़ने वाले 400 बच्चे
और उनके अभिभावक, वह इलाका स्वाभाविक रूप से वह हमारे साथ आ जाएंगे कि ये आदमी, ये लोग हमारे बच्चे के भविष्य के लिए एक्टिव है, कोई अच्छा आदमी है जो दूसरों के लिए चिंता कर रहा है। जैसा कि हम अभी तक बाबा का समझे हैं विचार की दूसरों के लिए काम करना। हम मेडिकल सेल के लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां मरीजों से बातचीत करेंगे, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से बात करेंगे और चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर बनाने में सहयोग करेंगे। गरीब, गुरबा, कमजोर, जिनको लीगल एडवाइजर नहीं मिल रहा है, जिनके साथ कुछ चालाक चतुर लोग हैं जो कि शोषण कर रहे हैं, अगर हमारा एक लीगल एडवाइजरी कमेटी होगा तो वैसे लोगों को मदद कर करके भी हम उनको अपने पक्ष में, अपने विचारधारा से अवगत करा करके उनको अपने साथ ला सकते हैं। एक बहुत बड़ा सेक्टर है इकोनॉमिक्स का मामला है, अर्थ का मामला है। अर्थशास्त्र पर बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान हुआ। अर्थशास्त्र में दो सेक्टर होता है, एक संगठित क्षेत्र है और दूसरा असंगठित क्षेत्र है। तो संगठित क्षेत्र को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। दादा आजादी, हमको लगता है आजादी के पहले से है, आजादी को देखे हैं सामने से, तो इनको याद होगा कि जिस समय देश आजाद हुआ था तो अनस्किल्ड सेक्टर और असंगठित क्षेत्र में मजदूरी जाता था, सर्विस में मजदूरी कम था। अगर मैं सही हूं तो दादा करेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में तनख्वाहें कम थी और प्राइवेट सेक्टर में जो अपना निजी काम करते थे वही काम, उसमें उनको ज्यादा तनख्वाह मिलता था। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि अगर एक बढ़ई मिस्त्री रेलवे के कारखाना में काम कर रहा है तो उसको 3 रुपए महीने की तनख्वाह है, और वही बढ़ई मिस्त्री अगर मार्केट में काम कर रहा है, ऊपर निजी काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो उसको महीने का 30 रुपए मिल रहा है। ये डिफरेंसेस था जिस समय देश आजाद हुआ। सरकार बड़ा चालाकी से स्किल्ड सेक्टर को और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको, कौन लोग थे, बुद्धिजीवी लोग जो विरोध कर सकते थे, वैसे लोगों को अपने पक्ष में रखने के लिए, अपने साथ रखने के लिए कि हमारे नीतियों का वो पब्लिकली विरोध नहीं करें, उनके तनख्वाह को बार बार ऐसे बढ़ाते गए अक्रमिक रूप से कि आज उनका वेतन आज के निजी काम करने वालों के साथ अनकंपेरेबल हो गया। आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इतना डिफरेंसेस है। तो यह जो आज हमारे सामने समस्या है, जो आज पूरा यह जो चर्चा हुआ, यह कहीं न कहीं सरकार की गलत नीति और उनका जो यह नीति है कि हम बुद्धिजीवियों को अपने जाल में फंसा करके रखें, 10% लोगों को, 3% लोगों को, 5% लोगों को अपना समर्थक बना लें, जो क्रांति लाने का मादा रखते हैं, जो लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, वैसे लोगों को अपने ट्रैक में रखें ताकि वह उधर जाकर के किसी तरह का क्रांति और आंदोलन नहीं करें। तो उस परिस्थिति में जो अनस्किल्ड सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है, ऐसे लोगों का आवाज पीपीआई को बनना पड़ेगा। पीपीआई को यहां फोकस करना पड़ेगा जो अनस्किल्ड सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है। ऐसे लोगों के लिए आपको अपना मंतव्य, वक्तव्य, योजना जो है स्पष्ट रूप से रखना पड़ेगा ताकि यह 90% जो सेक्टर जहां पब्लिक 90% है, 90% के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब यह जो सेल बनेगा, इलेक्शन सेल भी उसी में बनाइए,
कि हमारा कहां कहां कौन कौन से चुनाव लड़ने हैं, क्या है, कौन उम्मीदवार होंगे, उनका भी ऑब्जर्वेशन कीजिए। और जब यह सब तैयारी करिएगा तो हम समझते हैं जब आपके सामने विजन क्लियर होगा तो उसी के अनुरूप आप एक्शन भी कर पाइएगा। संस्था एक्शन करेगी, जब एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा, और रिएक्शन जब होगा तो रिजल्ट भी सामने आ ही जाएगा ना। तो इसमें नेशनल काउंसिल में भी इस तरह का प्रोविजन किया जाए और स्टेट काउंसिल में कोई प्रोविजन किया जाए, और एक टाइम बाउंड में कि यह जो मीडिया सेल के लोग हैं या एजुकेशन सेल के लोग हैं, मेडिकल सेक्टर के सेल के लोग हैं, कितने हॉस्पिटल का विजिट किया, कितने विद्यालय कॉलेज का विजिट किया, कितने लोगों को लीगल एडवाइजरी कमेटी है जो कि मदद किया, इसका भी रिपोर्टिंग का, जो हमारे बाबा का जो रिपोर्टिंग का एक कल्चर रहा कि जो काम करने वाले लोग हैं वो रिपोर्ट करेंगे कि आपने एक टाइम बाउंड में क्या क्या काम किया है। तो यह सेल जो बनाया, यह सेल एक टाइम बाउंड में अपने काम का रिपोर्ट करे नेशनल स्टेट काउंसिल को, स्टेट काउंसिल नेशनल काउंसिल को, कि हाँ हमारे स्टेट में ये काम हुआ है। तो हम समझते हैं कि इसमें व्यवस्थाएं और बेहतर होगी और लोगों का रुझान भी पीबीआई की तरफ होगा। और इसी शुभकामना के साथ कि आगे पीबीआई देश का नेतृत्व करे, देश में सरकार बनाए, हर राज्य में सरकार बनाए, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, तेरी सरकार अमर रहे, तेरी सरकार। और अंत में एक बात, चूंकि बहुत अच्छे विचारधारा के प्रणेता पीवी सरकार रहे हैं, तो हम एक मांग अपने तरफ से, अगर पीआर सरकार बढ़िया विचारधारा के प्रणेता हैं, उनका आदर्श आइडियोलॉजी है, तो हम अपने तरफ से एक राय देना चाहते हैं कि हम देश में भारत रत्न की मांग उनके लिए रखें। अगर आप लोगों की सहमति हो तो भारत रत्न प्रभात रंजन सरकार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव शर्मा गौड़ा जी का। उन्होंने बहुत अच्छी अपनी बात रखी और उन्होंने हमारे सामने एक चीज ये किया, बताया कि वो लुटेरा है, उसने लूट तंत्र